राधिका की नई नई शादी हुई थी। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शायद राधिका किसी बात से नाराज थी। राधिका की सास सरला जी ने कई बार राधिका से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन राधिका हर बात को टाल देती थी। सरला जी मन में सोच रही थीं कि शायद नए घर में अभी उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वह उदास रहती है। ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सरला जी आंगन में बैठी हुई थीं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से राधिका के भाई विक्रम आते हुए दिखाई दिए। विक्रम राधिका को लेने आया था। सरला जी ने राधिका को जाने से मना नहीं किया। उन्होंने सोचा, शायद राधिका अपने मायके जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की चमक वापस आ जाए। राधिका के जाने के बाद सरला जी ने अपने बेटे अजय से पूछा, अजय बेटा, तुम्हारे और राधिका के बीच सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है? बहू बहुत चुप चुप रहती है। तुमने कुछ कहा तो नहीं उसको? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा और मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, अजय ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, शायद मेरी ही गलतफहमी हो। लेकिन बेटा, फिर भी बहू से इस बारे में बात करके देखना, शायद तुमको कुछ बता दे। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, सरला जी ने कहा। ठीक है माँ, राधिका को आने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। अभी तो माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा, अजय ने कहा। शाम को जब अजय घर आया तो देखा कि सरला जी उदास बैठी थीं। सरला जी ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कल रविवार है, छुट्टी है, तो तू अपना सामान अपने कमरे से निकालकर मेरे कमरे में रख दे और मेरा सामान अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी। माँ, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? सब ठीक तो है ना माँ? अजय ने हैरानी से पूछा। अरे बेटा, मैं अकेली रहती हूँ, तो तू अब मेरे कमरे में आ जा। मेरा कमरा बड़ा है और मैं तेरे कमरे में, सरला जी ने जवाब दिया। माँ, कोई जरूरत नहीं है कमरा बदलने की। जो जैसा है वैसा ही चलने दो। और अभी तो राधिका भी नहीं है घर में। माँ, ऐसे कमरा चेंज करेंगे तो शायद राधिका को अच्छा ना लगे। माँ, लोग तो राधिका के बारे में ही तरह तरह की बातें बनाएंगे कि आते ही बहू ने अपनी सास के कमरे पर कब्जा कर लिया, अजय ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सरला जी चुप हो गईं। शाम को माँ बेटे ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन सरला जी फिर से पीछे पड़ गईं, कमरा बदलने के लिए। सरला जी जिद करने लगीं तो अजय को कमरा शिफ्ट करना ही पड़ा। कमरे का सामान शिफ्ट करने के बाद सरला जी ने कहा, बेटा, बहू के मायके से जो सोफा आया है उसे भी अपने कमरे में रखवा ले। अजय ने अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से पूछा, माँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? माँ, सोफा बाहर ही रहने दो ना, मेहमान आएंगे तो बैठेंगे। पर बेटा, हमारे अपने सोफे भी तो हैं, वह रख ले बाहर। ये सोफा तू अपने कमरे में रख ले, सरला जी ने कहा। माँ, ये नए सोफे हॉल में अच्छे लग रहे हैं, पुराने अच्छे नहीं लगेंगे। बेटा, तू जिद मत कर, बहू वाला सोफा उसके कमरे में रख दो, सरला जी ने जिद की। अजय थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, माँ, सच बोलो, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अचानक अजय के मुंह से यह सुनकर सरला जी चिंतित हो गईं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कर। आखिर में अजय ने सोफा भी कमरे में रखवा दिया, जैसा सरला जी ने कहा। अगले दिन अजय ऑफिस से आया तो देखा कि राधिका घर आ चुकी थी। अजय घर पर राधिका को देखकर हैरान था, क्योंकि राधिका का कुछ दिन अभी यहां आने का मन नहीं था। फिर यह कैसे हो गया? अजय ने कई बार नोटिस किया था कि माँ और राधिका के बीच अजीब सा तनाव रहता था। दोनों कभी आपस में खुलकर बातें भी नहीं करती थीं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। राधिका फिर अपने मायके चली गई। उसके बाद सरला जी ने अजय से मंदिर को अपने कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा। बेटा, सुबह उठकर मैं पूजा करती हूँ तो तुम लोग डिस्टर्ब होते हो। माँ, किसने कहा आपको कि आपके पूजा करने से हम डिस्टर्ब होते हैं? अजय ने पूछा। अजय की बात सुनकर सरला जी थोड़ा हड़बड़ा गईं। अरे बेटा, किसी ने कहा नहीं, मुझे समझ आता है। बेटा, जब मैं पूजा करती हूँ तो बहू को डिस्टर्ब होता है, सरला जी ने कहा और चाय बनाने के लिए चली गईं। अब अजय के मन में हलचल मच गई थी। आखिर कुछ तो इस घर में चल रहा है। राधिका जब भी अपने मायके जाती है तभी माँ यह सब अजीब जिद लेकर बैठ जाती हैं। पहले कमरा, फिर सोफा और अब यह पूजा घर। जब राधिका घर में होती है
तो दोनों के बीच अजीब सा तनाव होता है। कुछ तो बात जरूर है जो माँ छुपा रही है। वही सोफे पर सरला जी का फोन पड़ा हुआ था। अजय ने फोन उठाकर चेक किया तो देखा कि शाम को राधिका की मम्मी का फोन आया था। अजय को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। अजय ने दोबारा माँ से पूछा। इस बार भी सरला जी टाल गईं और अंत में अजय ने पूजा घर माँ के कमरे में रखवा दिया। अगले दिन फिर अजय ऑफिस से घर आया तो राधिका घर आ गई थी। अजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह सब देखकर अजय ने मन में सोचा कि जब माँ मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, मैं पूछूं तो किससे पूछूं? अजय ने राधिका से पूछा तो राधिका ने कहा, मुझे नहीं पता। अब माँ ने यह सब किया है तो उन्हें ही पता होगा। अब यह माँ की इच्छा है तो मैं क्या कहूं? अजय ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया था। कुछ दिन बाद राधिका वापस अपने मायके चली गई। तब अजय का शक यकीन में बदल गया। इस बार सरला जी ने राधिका के मायके से दहेज में आया हुआ टीवी उसके कमरे में लगवाने के लिए कहा। इस बार अजय बहुत बिगड़ गया। यह सब क्या है माँ? आखिर आपने यह सब क्या लगा रखा है? मैं देख रहा हूं, जब भी राधिका अपने मायके जाती है, आप यही सब करने लगती हैं। उसको यहाँ रखो, उसको वहां रखो। माँ, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? माँ, आप मुझे क्यों नहीं बताती कुछ भी? मैं आपके लिए इतना पराया कब से हो गया? अजय को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आखिर बेटा, मेरी उम्र ही कितनी बची है। मेरे कारण तुम्हारा घर टूट जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अजय हैरान हो गया। फिर अजय बड़े प्यार से अपनी माँ से बोला, माँ, सब कुछ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोते रोते सरला जी ने अजय को जो बात बताई, उसे सुनकर अजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सरला जी ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पहले तू वादा कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तू मत जाना। मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर मत आना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो जाता है। जो भी बात है, खुलकर बताओ। आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। और मैं आपको वृद्धाश्रम भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अजय ने कहा। सरला जी ने अजय को बताना शुरू किया। बेटा, याद है जब तुम्हारी शादी के बाद पहली बार राधिका का भाई विक्रम अचानक बहू को लेने आ गया था और राधिका अपने मायके चली गई थी? तो मुझे तो यही लगा था कि बहू को अपने घर की याद आ रही होगी, इसीलिए वह घर जा रही है। बहू के जाने के बाद बहू की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि राधिका ने ही अपने भाई को बुलाया था। समधन जी कह रही थीं कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद जी के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान में रखवा दिया और सिर्फ बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल उसके कमरे में रखवा दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान का क्या करोगी? कम से कम अपने बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान करो। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाएगा। अब तू ही मुझे बता, इतना सारा सामान तेरे उस छोटे से कमरे में कैसे आता? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सारा सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब राधिका दूसरी बार मायके गई, तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। राधिका वहां पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि राधिका को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है, पर मुझे तो दो बहुओं को रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है। इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलआईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सरला जी जोर जोर से रोने लगीं। अजय कुछ देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वह चुप नहीं हुई, तो अजय उठकर रसोई में गया और पानी का ग्लास भरकर ले आया। माँ को चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ? उन लोगों ने?
मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कोई किस हद तक जा सकता है। आखिर सरला जी थोड़ी तसल्ली पाकर बोली। समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोहमाया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलआईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोचकर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलआईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वह लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाए। आपने तो एलआईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ाए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलआईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या राधिका अपने मायके जाती है, तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूं तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सरला जी के हाथ कांपने लगे और जबान लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर अजय को अपनी मां पर तरस तो आया, पर राधिका और उसकी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी थी उन लोगों ने मेरी मां की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अजय अपनी मां को हिम्मत देते हुए बोला, मां, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थीं। बेवजह परेशान होती रहीं आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो इसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थीं, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है, तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गईं। सरला जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वह अगर ज्यादा नहीं बोलती तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय मैं बहुत जल्दी ही करूंगा, अजय ने कहा। अजय की बात सुनकर सरला जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं, बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही होगा। अगले दिन जब सरला जी उठीं, तो देखा कि अजय जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सरला जी चाय बनाकर ले आईं और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। सरला जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने तीन लोग खड़े थे। सरला जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किसी से मिलना है? उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें अजय भैया ने बुलाया है। आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू कर दें। इतने में खुद अजय बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे, आ गए आप लोग? चलिए, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सरला जी बोली, अजय, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो? मुझे बताएगा, आखिर क्या चल रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो। हर समस्या का समाधान होता है। जिस तरह की हरकतें वह लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता। तो बस, अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू क्या करना चाहता है बेटा? मुझे बता तो सही, सरला जी ने फिर पूछा। माँ, बस एक मिनट, मैं अभी आया, कहकर अजय उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर माँ से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सा कठोर तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूं कि कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर अजय ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर सरला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर अजय बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखना,
कहकर अजय अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद अजय अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। राधिका की दोनों भाभियां भी रसोई से निकलकर बाहर आ गईं। वहीं खुद राधिका और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थीं। इतने में ससुर जी बोले, अरे अजय जी, आप अचानक यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है, अजय ने जवाब दिया। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब लोग क्या देख रहे हो? अजय जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवा। अजय ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, अभी मैं जल्दी में हूं, ऑफिस भी जाना है। वह तो मैं यह सामान यहीं रखवा आया था। अजय की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर राधिका की मां ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर अजय मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वह सामान रखा था जो राधिका के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं राधिका कभी अपनी मां को तो कभी अजय को देख रही थी। पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा होकर बातें करते देख राधिका की मम्मी बोली, दामाद जी, यह क्या हरकत है? आप भला यह सब सामान यहाँ लेकर क्यों आए हैं? यहाँ यह सब सामान लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। राधिका के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है, जिसे आप लोगों ने दिया है। लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है, जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो, या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से यह दहेज घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में राधिका की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर आपकी समस्या क्या है? अजय मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ जी, अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके नहीं आना पड़ता। अजय की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों भाभियों की नजर भी सासू माँ पर थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि अजय को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में राधिका भी बोली, मेरे माता पिता की भी इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी, जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर अजय बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो तुम मायके आकर बैठ जाती। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थीं। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे और या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया? अब राधिका से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, पर अब घर में सबको राधिका और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता है? उसका घर न टूटे, इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर अजय से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। अब आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर अजय ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा, तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस अजय के घर भिजवा दिया और खुद राधिका और अपनी पत्नी को लेकर अजय के घर की तरफ रवाना हुए।
वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका उन्हें आश्वासन दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।